हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क लगता है ना, ये बताया था हमने। टॉर्क नेट फोर्स तो जीरो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और टॉर्क कितना होता है ये भी हमने निकाला था। ठीक है, फिर मैं टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी और टॉर्क की मिनिमम वैल्यू भी निकाली थी, है ना। टॉर्क की मिनिमम वैल्यू 0 आई थी और हमने बताया था कि टॉर्क मिनिमम कब होता है, जब थीटा मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाता है या फिर 180 हो जाता है, तो टाउ 0 हो जाता है ना। भाई देखो, टाउ की वैल्यू आई थी पी ई साइन थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी, इन दोनों पोजीशंस में जो टाउ होता है वो 0 आता है। तो हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर ये दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, मिलते हैं हमें यहाँ पर, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, थीटा जब 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब थीटा 180 होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, अच्छा, एक बात हमने और बताई थी कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम डायपोल को हल्का सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो फिर वो डायपोल ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है ना, ये बात है, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है ना। जैसे जब कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे मान लेते हैं एक स्फीयर के अंदर हो, कोई बॉल हो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसको ऊपर कर दो तो ये ऊपर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी, है ना। तो ये ऑसिलेट करेगी तो उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है, तुमने बताया था कि अगर मान लो ये एक हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये कोई डायपोल रखा हुआ है इस तरह से, ये मान लो ये ई वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, और ये मान लेते हैं माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये हमारा ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और जो इसका डायपोल मोमेंट होगा वो होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये होगा पी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है, थीटा 0 है, तो टॉर्क, नेट टॉर्क भी कितना आएगा, 0 आएगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा के फॉर्मूले से। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमने बात करी थी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब इसको अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, हल्का सा थोड़ा ऊपर उठा के छोड़ देंगे, तो जब ऊपर निकाल के छोड़ेंगे तो जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, जब इसको छोड़ेंगे तो उस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। इसको हम रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, है ना। भाई जैसे एक स्प्रिंग में होता है, एक स्प्रिंग को होता है, अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तो स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, और यही रेस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको एसएचएम कराने के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने के लिए, है ना। क्या होता है, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, ये ऊपर लाता है, फिर ये नीचे आता है, तो ये फिर ये ऊपर जाता है, तो ये चलता रहता है प्रोसेस, है ना। इस तरह से ये स्प्रिंग क्या करने लगती है, एक एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है। ठीक, तो ऐसे ही अगर इसको हम रोटेट करा दें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो इस पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इसको वापस लाने का प्रयास करेगा। ठीक, ठीक है, तो जरा देखते हैं कि रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा। अब जरा समझना बात को, ये रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इसको वापस लाएगा, है ना, और वो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये तो लगेगा। भाई अगर इसको हम थीटा के एंगल पर घुमा दें, इसको घुमा के यहाँ ले आए तो ये ऐसे घूम गया, तो ये एंगल थीटा बन गया, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, वो टॉर्क कितना होगा, टाउ बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद जब यहाँ आ जाएगा तो इनर्शिया के कारण ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा,
फिर इस पर एक टॉर्क लगेगा जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से इस तरह से क्या होगा, ये जो डायपोल है ना, ये डायपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, और ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा ये निकालते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, है ना, देखते हैं। तो भाई इतना टॉर्क लगेगा। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि जो डायपोल है, दोनों डायपोल के दोनों चार्ज जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। अगर इस थीटा हम बहुत छोटा सा एंगल ले रहे हैं, मतलब हम इसको बहुत हल्का सा डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जो थीटा होगा बहुत कम होगा, और थीटा कम होगा तो पता क्या होगा, ये जो चार्ज है ना, ये अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन में से चलेंगे, तो ये एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा अगर ये, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टाइम पीरियड वाला, है ना, लगा सकते हैं। लेकिन पहले तो इसको और अच्छे प्रूफ तो करें कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, जरा समझना बात को, कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जो है वो उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, हालांकि ये माइनस होता है, माइनस ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे तुमसे कहेंगे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कोई खींच दे पकड़ के, थोड़ा सा इसको एक्स से डिस्प्लेस कर दे, ये एक्स हो गया, तो इस अगर नीचे की तरफ खींचोगे तो जो फोर्स लगेगा रेस्टोरिंग फोर्स वो ऊपर लगेगा, है ना, और ऊपर की तरफ दबाओगे तो रेस्टोरिंग फोर्स नीचे लगेगा, तो इसलिए माइनस यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाला अगर कोई बॉडी देखो, अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रही है और उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसके डिस्प्लेसमेंट से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस बॉडी का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ये एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मूव कर रही है, तो अगर जो फोर्स लगने, उस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा या उस पर जो फोर्स लगेगा वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो हम बोलेंगे कि उस पार्टिकल का या उस बॉडी का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। लेकिन अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क, तो यहाँ पर ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, थीटा के, है ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, हालांकि माइनस भी यही बताएगा कि जो टॉर्क लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर डिस्प्लेसमेंट के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हमको ये प्रूफ करना है कि बहुत छोटे एंगल के लिए ये जो चार्जेस हैं दोनों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, तो हमें कहीं से ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस पर जो टॉर्क लग रहा होगा वो थीटा, जो टॉर्क होगा वो एंगल के, मतलब थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम ये दिखा दें तो हम ये बोलेंगे कि दोनों चार्ज जो हैं बहुत छोटे थीटा के लिए, बहुत छोटे एंगल के हार्मोनिक मोशन करेंगे। ठीक, अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ ना टॉर्क की, तो भाई टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये होता है, हाँ, ये फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, और अगर थीटा स्मॉल होगा, बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट बराबर होती है थीटा के, है ना, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है फिजिक्स में बहुत जगह। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं शायद। भाई साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर कैसे हो जाता है, देखो ऐसा है, जब एंगल बहुत छोटा होता है, 10 डिग्री से भी कम होता है, तो साइन थीटा और थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाते हैं ना। इसको समझने के लिए जैसे मान लो अगर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लें, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ तो ये है कि थीटा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, दूसरी की बात थीटा की वैल्यू डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए थीटा की वैल्यू 30 ले लें, तो इसको अगर रेडियन चेंज करोगे तो आएगा π/6, है ना, 180 से π/180 से मल्टीप्लाई करोगे π/6 आएगा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो π/6 है, और अगर तुमसे कहें कि साइन थीटा बताओ तो साइन 30 बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, 1/2 बोले तो 0.5, और थीटा की वैल्यू π/6 से, पाई की अगर वैल्यू रख दें 3.14/6, जब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.52 के समथिंग आएगा।
है ना। तो जरा देखने वाली बात यह है कि जब हमने थीटा को 30 लिया है तब देखो साइन थीटा 0.5 आया और थीटा की 0.52 आई। सेम तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स से सेम है, 0 पॉइंट के एक डिजिट के बाद सेम आ रहा है, पॉइंट की एक डिजिट सेम आ रही है। लेकिन थीटा तो बड़ा एंगल ही है ना, अगर थीटा को तुम और छोटा कर दोगे तो ये पॉइंट के 3-4 डिजिट तक ये दोनों नंबर सेम आ जाएंगे। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर होती है अगर थीटा छोटा हो और थीटा को डिग्री में नहीं रेडियन में मेजर किया जाए। ठीक है, ऐसे टैन थीटा की वैल्यू भी थीटा के बराबर होती है अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है और उसको रेडियन में मेजर किया जाए। खैर, तो यहाँ पर अगर ये थीटा बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो स्लाइटली डिस्प्लेस के लिए थीटा जो होगा वो बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा के बराबर हो जाएगी, जो टाउ की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी PE और इंटू थीटा के। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो टाउ जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के, और टाउ अगर प्रोपोर्शनल थीटा के हो गया तो हम ये सिंपली बोल सकते हैं कि छोटे थीटा के लिए, बहुत स्मॉल एंगल के लिए ये जो चार्जेस हैं वो क्या कर रहे होंगे, हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ माइनस होता है, माइनस कैसे होता है भाई, जब तुम इसको डिस्प्लेस करोगे तो थीटा तो तुम ऐसे लोगे ना, इस तरह से मेज़र करोगे, थीटा इधर मेज़र करोगे और जो टॉर्क होगा वो इधर काम करेगा, तो इसलिए चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ प्रोपोर्शनल माइनस थीटा लिख सकते हो ना। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा। तो अगर टाउ प्रोपोर्शनल माइनस थीटा है इसका मतलब ये SHM है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। थीटा अगर बहुत छोटा है तो यहाँ पर हम मान सकते हैं। ठीक, तो ठीक है, अब जरा देखो, तो टाउ की वैल्यू आ गई है ना। अब टाउ की ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ठीक है, तो उसके पास एक्सीलरेशन होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, इसका मैग्नीट्यूड होता है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, वैसे तो ये माइनस होता है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ये पढ़ाया जाता है 11th में कि अगर कोई पार्टिकल SHM करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, तो उसके पास एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, और एंगुलर एक्सीलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, और ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं, और वाई होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है, ये एक्चुअली लीनियर मोशन में होता है ना। ऐसे अगर कोई बॉडी रोटेट करेगी तो रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है वो अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और टाउ की जो वैल्यू है ये है, चाहे तो तुम टाउ में माइनस लगा दो तो माइनस का PE थीटा आ जाएगा। ठीक, ये अच्छा, माइनस क्यों लगाया ना, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ना लगाओ, है ना, केवल अगर डायरेक्शन भी देखनी तो माइनस लग जाता है, ये चीज़ें। ठीक है, अब समझना बात को, भाई टाउ की ये वैल्यू है, इतना टॉर्क लगता है इस पर डायपोल पर। ठीक है, ये कौन सा है, ये एक्चुअली में रेस्टोरिंग टॉर्क है जो इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। ठीक ठीक, ये रेस्टोरिंग टॉर्क। भाई 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है टाउ बराबर I अल्फ़ा। अगर हम ये मान लें कि इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट जो P है, और इस डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ना, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम ये मान लें इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायपोल इज I और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो जरा देखो टाउ बराबर I अल्फा एक फार्मूला होता है 11 में पढ़ा जाता है, टाउ बराबर होता है I इंटू अल्फा। ठीक है, ये एक्चुअली में पता क्या है, ये एक्चुअली में जैसे F बराबर ma होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, F बराबर ma की तरह। लीनियर मोशन में जैसे फोर्स होता है, एंगुलर रोटेशनल मोशन में ऐसे टॉर्क होता है। लीनियर मोशन में जैसे एक्सीलरेशन होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, और जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, ऐसे रोटेशनल मोशन में इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, खैर, तो ये एक्चुअली में इसको न्यूटन का सेकंड लॉ ही बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल डायनामिक्स में इसको ये न्यूटन के सेकंड लॉ के ही बराबर होता है ना, जैसे ये F बराबर ma होता है। खैर, तो यहाँ से अगर हम रख दें टाउ की जगह I अल्फ़ा रख दें तो देखो क्या आएगा, I इंटू अल्फ़ा बराबर माइनस का PE और इंटू थीटा।
अल्फ़ा की ये वैल्यू यहाँ रख दो, अल्फ़ा की वैल्यू रखोगे तो आई और माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का पी ई और इंटू थीटा, थीटा से थीटा कट गया, माइनस से माइनस भी चाहे तो काट दो, ठीक है, आ गया। अच्छा ओमेगा और ये आ गया है ना। अब ओमेगा अगर निकाला जाए यहाँ से तो ओमेगा कितना आएगा, देखो भाई यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, इधर से हटा दे, इधर निकाल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा पी ई और अपॉन में कितना आई, ठीक है। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर पी ई अपॉन आई, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा को हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं ना, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ये बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओमेगा का ये फॉर्मूला है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा जो है वो एक चीज़ और के बराबर, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी के, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन के, है ना। अगर फ्रिक्वेंसी एन है और टाइम पीरियड टी है तो ये फार्मूला होता है ना। तो अगर यहाँ रख दोगे तो देखो क्या आएगा भाई, इसकी जगह अगर रखें तो 2 पाई बाई कैपिटल टी बराबर अंडर रूट के अंदर पी ई अपॉन आई। तो यहाँ से कोई कहेगा टी निकालो तो कितना आएगा, है ना। तो इसको टी निकालने के लिए इसको पलट दो भाई, तो इसको पलटोगे तो टी अपॉन 2 पाई और बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा आई अपॉन पी इंटू ई, और 2 पाई को इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा टी बराबर 2 पाई है, आ गया। तो ये आ गया इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड ही आ गया, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही आ गई। और अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टाइम पीरियड को पलट दो, है ना, ये भी तो पढ़ा ही होगा भाई, एन बराबर 1/t होता है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। तो इसको अगर तुम पलट दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई, इसको पलट दो, और अंडर रूट के अंदर कितना पी ई अपॉन आई, ये क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन ये पूरा करेगा, है ना, 1 सेकेंड में ये इतने ऑसिलेशन पूरा करेगा, पी ई अपॉन 2 पाई ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा इतनी सी बात। तो ये आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, और ये आ गया हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम एक चीज़ और निकाल लें क्या, ठीक है। अब ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। आई क्या है यहाँ पर, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आई की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं भाई, है ना। आई की वैल्यू अगर तुम्हें किसी को याद हो, आई क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई पार्टिकल है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और उसकी जो एक्सिस और उसकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो आर है, तो उस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम इंटू आर होता है, आई बराबर एम इंटू आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायपोल है, और डायपोल इस तरह से ये और ये, ठीक है। अगर इन चार्जेस का मास हम m मान लें और इसकी जो रेडियस ऑफ रोटेशन वो तो l है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पता है, एम एल स्क्वायर इसका आ जाएगा, एम एल स्क्वायर इसका आ जाएगा। मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि डायपोल मोमेंट कितना, अगर तुमसे कहा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा डायपोल का, तो ये आएगा एम एल स्क्वायर प्लस का एम एल स्क्वायर, मतलब आई बराबर आ जाएगा 2ml स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे तुम यहाँ आई की वैल्यू रख भी सकते हैं, तो आई की जहाँ वेयर आई कितना है, वेयर आई बराबर होगा 2ml स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, m है एक चार्ज का मास। भाई चार्ज पार्टिकल के पास मास तो होता ही है ना, क्या बिना मास के कोई चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है, आंसर है नहीं, है ना।
तो अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो मास तो होगा ही, है ना, और मास हो तो चार्ज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो खैर उस पार्टिकल का मास अगर m है और l जो जानते हो l क्या डायपोल की हाफ लेंथ होती है, तो यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। I की वैल्यू ये रख सकते हो, तो ये तुम्हें याद रखनी है, ओमेगा और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर I की वैल्यू इतनी होती है। तो ये डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करने लगे तो उसकी हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।